दोस्तों, वंदे मातरम। हम भारतीय इतने सक्षम हैं कि विश्व की किसी भी शक्ति को परास्त करने की क्षमता रखते हैं, बट उन गुप्त शत्रुओं के साथ कैसे लड़ें जो हमारे देश के ही अंदर रहते हैं, हमारे देश का ही नमक खाते हैं और हमारे देश के साथ ही गद्दारी करते हैं। ऐसे शत्रुओं के साथ निपटना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये देश को खोखला करते चले जाते हैं। आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, मैंने इसी तरह की कुछ लाइंस कही थी। मैंने एक वीडियो दिया था 31 अगस्त 2020 को, और वो वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। आप प्लीज़ एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जितनी भी प्रेडिक्शंस दी थी कम्युनल वायलेंस को लेकर, 4 ट्रिगर पॉइंट दिए थे और 4th ट्रिगर पॉइंट था जिसमें मैंने कहा था कि 27 जनवरी 2021 को ये जितने भी गद्दार हैं ये अपने बिलों से बाहर आएंगे और इनको रूह कंपाने वाली सज़ा होगी। सो दोस्तों, ये गद्दार अपने बिलों से 26 जनवरी एक दिन पहले निकले भी थे। भविष्यवाणी सच भी हुई थी और कुछ लोगों को रूह कंपाने वाली सज़ा हुई भी थी। कुछ राज हैं, राज ही रहने देते हैं, आप लोगों के सामने भी आएंगे 10 या 12 साल के बाद। लेकिन बहुत सारे ऐसे गद्दार हैं जो अभी भी ऐसी सज़ा से बचे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये गद्दार बिलों से बाहर आए भी, लेकिन सबको सज़ा नहीं हो सकी, जिसमें मैंने उन प्रेडिक्शंस में कहा भी था कि क्या हम अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीखेंगे। शॉर्ट में बताना चाहूँगा, मैंने एक राहु के बारे में गणना की थी। मैंने बताया था कि हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था, राहु रोहिणी नक्षत्र में वृष राशि में जब जब हमारे देश में जब जब ये ट्रांजिट होती है तब तब हमारे लिए समय खराब होता है। जैसे कि 47 में देश आज़ाद हुआ, कम्युनल वायलेंस किसी से छुपी नहीं है, बहुत लोगों ने अपनों को खोया। 65 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया। 1984 एंटी सिख राइट्स, सिखों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और इसको इतिहास कभी भूल नहीं सकता है और उन गद्दारों को माफ़ भी नहीं किया जा सकता है जिन्होंने सिखों के साथ ये दुर्व्यवहार किया। 2002 गोधरा कांड और उसके बाद जो हुआ आप सबको मालूम है। तो ये जितने भी इवेंट्स हुए इन दिनों में राहु रोहिणी नक्षत्र में या तो चंद्रमा के किसी एक नक्षत्र में थे। मैंने उस वीडियो में कहा था कि यही राहु 27 जनवरी 2021 को भी इसकी ट्रांजिट होगी। तो क्या हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे? तो क्या हम फिर से ये कम्युनल वायलेंस होने देंगे जो पहले होती आई है? और दोस्तों, मैंने जो दावा किया था कि इन गद्दारों को सज़ा होगी, इसके कुछ मैं आप लोगों को एविडेंस भी देना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजिकल। आप लोग ये चार्ट भी देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। इसमें भी आज हम शर्वाष्टका के ऊपर गणना करेंगे कि किस तरह से 9th हाउस एंड 2nd हाउस कुंडली में वीक है भारत की, और किस तरह से आगे हम इस पर काम कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जब मेदिनी में गणना की जाती है, जब हिंट्स दिया जाता है किसी सरकार को, तो इसके साथ एक इंडिकेशन भी होता है कि जो पास में गलतियां हुई हैं उनके ऊपर सुधार किया जाए। जो मैं मान के चलता हूं कि हमारी भारतीय सरकार, हर एक नेता ज्योतिषियों का सहारा लेते हैं, लेकिन भारत में ये एक हिपोक्रेसी भी है। आप सहारा लेंगे भी, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ज्योतिष शास्त्र को मानेंगे भी, लेकिन उसको मान्यता नहीं देंगे। जिस तरह से जर्मन में ज्योतिष शास्त्र के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पे रिसर्च हो रही है। तो ये एक हमारा सोच थी कि भारतीय सरकार ये जो हमने वीडियो दिया था उनके तक पहुँचेगा और उस पर वो कार्य करेंगे, लेकिन नहीं सीखा गलतियों से। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये बुरा वक्त था तो क्या ये बुरा वक्त बीतना ही था?
इसका मैं आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल दूंगा इज़राइल के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि इज़राइल एंड फ़िलिस्तीन के ऊपर वीडियो दिया जाए। मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही छोटा सा मुद्दा है। जब जब भी मैंने नोट किया है कि जब जब भी इज़राइल का बुरा वक्त आता है, उनकी कुंडली में अच्छी ट्रांजिट नहीं आती हैं, तब तब कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन उनके ऊपर अटैक कर देता है। और जब जब भी अटैक होता है, इज़राइल उनके हिस्से को कैप्चर करता चला जाता है। अब फ़िलिस्तीन बहुत छोटा सा रह गया है, और जिस तरह से ये चलता आ रहा है 2030 में फ़िलिस्तीन दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, पूरा का पूरा इज़राइल में मर्ज हो जाएगा। और रही बात ये जो युद्ध चल रहा है वहाँ पे, मैक्सिमम 8 से 10 दिन और इसमें इज़राइल निर्णायक युद्ध कर ही देगा। तो ये मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि इज़राइल की कुंडली में भी जब ट्रांजिट अच्छी नहीं होती है तो वो हार नहीं मानते हैं, लड़ते चले जाते हैं, निर्णायक युद्ध भी करते हैं, गलतियों से सीखते हैं। वो दुश्मन को मौका नहीं देते कि वो उसके ऊपर अटैक करे, काउंटर लगातार अटैक होता जाता है, और ये हमने अभी तक नहीं सीखा है। देखिए भारत की कुंडली में देखिए 9th हाउस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 20 पॉइंट्स हैं भारत की कुंडली में, शर्वाष्टका में। और यहाँ पर इस समय जो ट्रांजिट चली हुई है, मकर राशि में शनि है, और लगन की ही ट्रांजिट हम लेके चलेंगे, क्योंकि ब्रेन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु भारत की कुंडली में लगन में है। हम भारतीय बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो जब इंटेलिजेंस ब्रेन स्ट्रांग होता है तो लगन से ट्रांजिट को देखा जाता है। जब मन स्ट्रांग होता है, जब दिल से ज़्यादा कार्य लिए जाते हैं, तो चंद्रमा से ट्रांजिट को देखा जाता है। तो आप देखिए शनि, एक तो चंद्र महादशा में शनि का अंतर चला हुआ है, चंद्र महादशा में भिन्नाष्टक में 0 पॉइंट्स हैं। शनि का अंतर चला था 11 दिसंबर 2019 से, ये रहेगा 11 जुलाई 2021 तक। तो ये जो परेशानियां हैं, जब जब भी शनि का अंतर आया है, कभी हमेशा परेशानी देके गया है। और यहाँ पे क्या हुआ, 9th हाउस में भी शनि की ट्रांजिट साथ में, और 9th हाउस में शर्वाष्टका में सिर्फ 20 पॉइंट्स, बहुत कम पॉइंट्स। 9th हाउस होता है लीगल सिस्टम का कोलैप्स होना। आप लोगों ने देखा भी होगा, पीछे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये निर्णय दिया गया शाहीन बाग के बारे में भी, और कुछ दंगाइयों ने 26 नवंबर से जब ये आंदोलन करने शुरू किए थे, और कौन से, देखिए अब कितना टाइम ख़राब है हमारे देश का कि एक ऐसा कानून, कृषि कानून जो बहुत पहले पास हो गया था और बाद में याद आता है नवंबर एंड में कि इसके ऊपर भी आंदोलन किया जाए, जिसमें कि कनाडा से बहुत बड़ी फंडिंग हुई, और ये एविडेंस सामने आते भी रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है कि 9th हाउस लीगल सिस्टम, इन दंगाइयों ने रोडों को बंद भी किया, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इन रोडों को आज तक भी खोला नहीं गया है। तो लीगल सिस्टम का कोलैप्स होना, और 9th हाउस से एक कंट्री के भाग्य को भी देखा जाता है। 20 पॉइंट्स, कम पॉइंट्स होने का मतलब है कि भाग्य में बार बार रोड़े अटकना। 2nd हाउस भी विचार कर लेते हैं। 2nd हाउस से आप देखिए, 2nd हाउस में पॉइंट शर्वाष्टका में है 19। दूसरे घर से देखा जाता है कि जो इनकम होती है 11th हाउस से, 11th हाउस में 36 पॉइंट, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं हम लोग भारतीय, और उसको अकोमोलेट कहाँ किया जाएगा, 2nd हाउस में। 2nd हाउस में अकोमोलेट हो ही नहीं पाती है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट्स बहुत कम हैं। तो इनकम जाती कहाँ पे है, रिश्वतखोरी कहीं ना कहीं डीएनए में अभी भी है। सरकारी ऑफिसर्स, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों वाले, लीडर्स, नेता बहुत बड़े बड़े, अच्छी पोजीशंस वाले जो कैबिनेट में भी हैं, बहुत सारे, लाइक स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं की भी बात कर लीजिए, कोई पार्टी इसमें बची नहीं है, हर एक पार्टी के नेता इन्वॉल्व होते हैं। तो ये रिश्वतखोरी, पैसा ज़्यादा कमाया जाता है और खजाने में कम डाला जाता है, तो ये भी कमी है। तो इसको हमें दूर करना पड़ेगा। सिर्फ ग्रह वीक हैं ये सोच के नहीं चल सकते, इस पर वर्क करना पड़ेगा, हार नहीं मान सकते। तो ये 2 हाउसेस बहुत वीक हैं। अब देखिए आगे किस तरह से घटनाएं हुई।
मैंने इससे पहले मोदी जी की कुंडली के ऊपर भी विश्लेषण किया था कि किस तरह से देश की लीडरशिप को कमज़ोर किया जा रहा है। अब देखिए, इस हम शनि के ऊपर भी गणना करेंगे कि ये चलेगा कब तक। और रही बात जो मैंने इज़राइल का एग्जाम्पल दिया, दोस्तों मैं हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी लीडरशिप 140 करोड़ लोगों के बारे में सोच रही है। मोदी जी की मैं बात करूं, और हम लोग सिर्फ एक वीडियो बना रहे हैं, कुछ तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति विशेष सबके बारे में सोच रहा है, वो भी अकेले। और कूटनीति की अगर हम उनकी बात करें तो सिर्फ हमने चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय में कूटनीति के बारे में पढ़ा था और किताबों में, लेकिन इसके सही एग्जाम्पल अगर देखने में आते हैं तो मोदी जी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट लीडरशिप। जिस तरह से कोविड सेकंड जो वेव आई है, उन्होंने जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जानी चाहिए थी भारत में, वो भी ना करते हुए पूरी दुनिया ने साथ दिया। तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो हमारे देश में है, उसकी वजह से ही हर कंट्री ने सपोर्ट की है। और ये जो शनि नाइन्थ हाउस से एक देश के भाग्य को तोड़ने की कोशिशें की जा रही है, तो भाग्य कहाँ से बनेगा? एक राजा ही देश का भाग्य बनाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे शत्रु राष्ट्र हैं, उनको मालूम है कि अगर इस लीडरशिप को तोड़ा जाएगा तो भारत अपने आप ही टूट जाएगा। तो कोशिशें चल रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये जो विभीषण छुपे हुए हैं भारत में, जो मैं गद्दारों की बात कर रहा हूँ, इनका भी बुरा वक्त आएगा। जो इनको लगता है कि ये छुपे हुए हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, आएगा वो वक्त। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि कब क्या क्या किस तरह से होगा। अब देखिए, रही बात कि ये जनवरी में इमीडिएट क्यों नहीं हो गया, बहुत सारे तथ्य हैं जिसके साथ आप देखिए पीछे से हम कड़ियों को जोड़ेंगे। 11 दिसंबर 2019 से दिल्ली में दंगे हुए, शाहीन बाग जिसमें कि टर्की की बहुत बड़ी फंडिंग हुई, और ये मैंने प्रेडिक्शन बहुत पहले दी थी कि शाहीन बाग इज़ फंडेड बाय टर्की। और पीछे निकल के भी आया था 1 साल पहले कि टर्की का बहुत बड़ा हाथ था। जो लोग इन्वॉल्व थे, एक एमएलए भी थे आम आदमी पार्टी के, आज वो जेल में हैं। सो देखिए षड्यंत्र किस तरह से रचे गए। CAA, इसके बारे में लोगों को नॉलेज भी नहीं थी, बस ये पता था कि आंदोलन करना है, रोड्स को जाम करना है, लेकिन नॉलेज कुछ नहीं थी कि क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनको डेली का भत्ता दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की कोशिशें, कम्युनल वायलेंस करवाने की कोशिशें। इसके बाद कृषि आंदोलन का मैंने बेस्ट एग्जाम्पल दिया, जो कानून बहुत पहले पास हो गया, उस टाइम पे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, बाद में आवाज़ उठाई गई क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा चाहिए था देश को तोड़ने के लिए। इसके बाद ये जब CAA कानून पास हुआ, रोहिंग्यास का बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में एंट्री ज़्यादा, उनके आधार कार्ड्स को मान्यता दी गई, बनाए गए डुप्लीकेट आधार कार्ड। मेरी एक कैलकुलेशन है कि कम से कम 4 से 5 करोड़ लोगों को जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या, जो हमारे देश के नहीं हैं, उनके कार्ड्स बनाए गए हैं, उनको मान्यता दी गई है। लेकिन कब तक ये सब, देखिए ये कब तक चलेगा? ये ज़्यादा वक्त नहीं है। इन लोगों को निकाला भी जाएगा, सस्पेंशन भी होंगे इनके कार्ड्स के, आप ही लोगों के सामने होंगे। उसके बाद वेस्ट बंगाल में दंगे हुए, उसी दौरान असम में, बिहार में, एंड दिल्ली भी दहली। उसके बाद आपको टूल किट का भी पता होगा, टूल किट भी सामने निकल कर आ गया। अगेन 9th हाउस, भाग्य एक कंट्री का, एक भाग्य को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। चाइना का पूरी दुनिया के ऊपर जैविक हथियार द्वारा अटैक, फर्स्ट वेव को हमने संभाला। अगेन वी शुड से थैंक्स टू आवर लीडरशिप कि जिस तरह से लॉकडाउन किया गया, 140 करोड़ लोगों को संभालना, वो भी हम लोग इनडिसिप्लिन हैं। हम लोग एक कानून बनता है और उसके 50 रास्ते निकालते हैं उसको तोड़ने के लिए। इसलिए तो केस लटके रहते हैं कोर्ट्स में 20-20 साल। ये इंटेलिजेंस का ही तो सवाल है। इसलिए तो भारत को पूरी दुनिया में, इंडियन लोगों को सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन कहा जाता है कि इनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट वेव को संभालने के साथ सेकंड वेव, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बेशक बहुत सारे एलिगेशन हैं कि 5 राज्यों के चुनावों को रोका जाना चाहिए था, लेकिन तब क्यों आवाज़ नहीं उठी?
लेकिन इसमें भी ब्रिटेन का बहुत बड़ा हाथ है। और ये मैंने एक मेरे वीडियो में कहा भी था, मैंने एक जनवरी में वीडियो दिया था या तो दिसंबर एंड में, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। मैंने कहा था कि ब्रिटेन कहीं ना कहीं कुछ शरारत करेगा। आज वही ब्रिटेन हमें हेल्प भी कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन की शरारतें भी रही हैं। जनवरी की ये घटना है, कुछ लोग ब्रिटेन का वायरस ऐसे दिल्ली में कुछ रिजल्ट पाए गए थे एयरपोर्ट में और वो लोग भाग गए थे और वहीं से वो आगे वायरस स्प्रेड होता चला गया। मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यूएस की बात देखिए, बाइडेन गवर्नमेंट जिन्होंने हमें कच्चा माल देने के लिए मना कर दिया जब सेकंड वेव का अटैक हुआ, तो उसके बाद जब हमने कहा कि स्पुतनिक हम रशिया से इंपोर्ट करने वाले हैं तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया। 45 to 50 डेज़ ये कहीं ना कहीं हमारे देश को तोड़ने की कोशिशें की गई। तो कहीं ना कहीं जो हमारे मित्र बनने की कोशिशें कर रहे हैं वो हमें डिस्टर्ब भी करने की कोशिशें कर रहे हैं, बिकॉज उनको डर है इस लीडरशिप का कि अगर ये लीडरशिप जिसको अभी 7 साल हो चुके हैं, अगर ये कहीं और ज़्यादा रह गई भारत में, अगर 10-15 साल रह गई ये लीडरशिप, तो भारत तरक्की करेगा और इन देशों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो भी दिया था कि भारत सुपर पावर बनेगा 2031 में। वो वीडियो भी आप लोगों को हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप देखिए अब क्या होने वाला है। शनि 23 मई को वक्री होने वाले हैं और ये क्या इंडिकेट करते हैं, चाइना द्वारा कोई ना कोई अरुणाचल प्रदेश की तरफ कोई ना कोई शरारतें देखी जाएंगी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, मैसेज आ रहे थे यूट्यूब में हमारे कमेंट में कि क्या 1962-65 जैसा वातावरण बनेगा, युद्ध होगा। देखिए, चाइना हमसे युद्ध नहीं कर पाएगा, उसके बहुत बड़े कारण हैं, मैं कभी और डिटेल में वीडियो में दूंगा आप लोगों को। लेकिन वो परेशान करने की कोशिशें करेगा। बॉर्डर में ऐसा कुछ नहीं होगा जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक छद्म युद्ध लड़ने की कोशिश करेगा जो पाकिस्तान हमेशा ही हमारे साथ करता आया है। अब क्वेश्चन है कि कब तक ये चलेगा, ये शनि का प्रभाव। देखिए, पहला पॉइंट है 11 जुलाई 2021, क्योंकि हमने इसको होने दिया। हमारी भारतीय सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलतियों से सीखा नहीं। जो हमने बताया भी था कि ये राहु इस तरह से प्रमाण देता है, क्योंकि आप देखिए, आप लोग भी न्यूज़ देखते हैं, जब ये 26 जनवरी को हुआ था इंडिपेंडेंस के दिन, और मैंने 27 जनवरी को कहा था आई एम नॉट ए गॉड, कैलकुलेशन है, एक दिन आगे पीछे होता है। बिलों से गद्दार बाहर आए थे, राकेश टिकैत डर गए थे, इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, कहा था कि हमने कुछ नहीं किया, ये मौका था कि इनको गिरफ्तार किया जाए, मुकदमे चलाए जाएं, लेकिन इनको छोड़ दिया गया। क्या कारण है? देखिए, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हूँ, वो भारतीय सरकार, कैबिनेट एंड जो लीडरशिप है वही जानती होगी कि रियल कारण क्या है और क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। या तो इन सबको और इकट्ठे होने दिया जा रहा है, जैसे जरासंध का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। श्री कृष्ण जी जरासंध को फिर बुलाते थे ताकि वो सबको इकट्ठा करें और मास में वो तबाही मचाते थे, मास किलिंग करते थे। आप जरासंध की स्टोरी पढ़ सकते हैं। क्या ये भारतीय सरकार, हमारी लीडरशिप कहीं ऐसा तो नहीं करना चाहती है? अब ये धीरे धीरे मुसीबतें कम होती जाएंगी। 11 जुलाई 2021 को जैसे ही शनि का अंतर खत्म होगा, उसके बाद और थोड़ी सी बेटर पोजीशन होगी जब शनि कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। वो करेंगे 28 मार्च 2022 तक, अगर मेरी डेट मैं ठीक कह रहा हूँ, 22 से 28 मार्च की बात है। एंड उन्हीं दिनों में राहु का रोहिणी नक्षत्र का जो प्रभाव है वो भी खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्च 2022 तक ये परेशानियां चलेंगी। अब क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों का ये भी मत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ देनी चाहिए गद्दी और किसी और को संभालना चाहिए। दोस्तों, मेरा भी क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा, आप लोग ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा कि अगर मोदी नहीं तो कौन, इनसे पावरफुल कौन सी लीडरशिप है जो इस देश को बेहतर तरीके से चला सकती है। वो ऐसा कौन से व्यक्तित्व है, हम भी जानना चाहते हैं आपसे। और क्योंकि जितना हम समझते हैं, अगर सिक्योरिटी की बात करें, 8वां घर बहुत स्ट्रांग है इस कुंडली में, जुपिटर भी कुंभ राशि में चले गए हैं, सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा काम किया गया है। कोविड
में हम मानते हैं सेकंड वेव बहुत ख़तरनाक है, और मैंने इसके ऊपर प्रेडिक्शन भी दी थी। सेकंड वेव आएगी 22 फरवरी 2021 के बाद आई भी, और तब लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ही लोगों के सामने हैं। मैंने थर्ड वेव के ऊपर भी प्रेडिक्शन की है कि 14 सितंबर को फिर से युग दिखाई देते हैं, लेकिन हमें उसको हराना है। ज्योतिष का तात्पर्य ये नहीं कि हम प्रेडिक्शन दे दें और उसको सच करवाना है, इसके लिए हमें फाइट करनी होती है। 8वां घर सिक्योरिटी सिस्टम का, तो कहीं ना कहीं इस लीडरशिप ने सिक्योरिटी के ऊपर बहुत काम किया है। पीछे एक डाटा, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ऐसे डाटा हम लोग भी इकट्ठा करते हैं कि दुनिया के 5 राष्ट्र जिन्होंने 2020-21 में सबसे ज़्यादा पैसा स्पेंड किया सिक्योरिटी के ऊपर, चाइना, भारत, ब्रिटेन, यूएस एंड रशिया। तो भारत का भी नाम है, और आपको मालूम है कि बहुत सारे वेपन्स, इन हाउस वेपन, उस पर काम किया जा रहा है। अब मालूम है मुझे कुछ लोग ऐसे टिप्पणी करेंगे कि हॉस्पिटल में बेड्स क्यों नहीं बना दिए गए। देखिए दोस्तों, हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। माना कि हमारे देश में हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल सिस्टम पहले से ही कोलैप्स है, वक्त लगेगा इसके ऊपर काम करने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सुरक्षा की दृष्टि से देश को खोखला कर दें, चाइना अंदर अटैक करे और हमारे देश को अपने अंदर मिला लें, जो अभी इजराइल फिलिस्तीन के साथ फिर से करने वाला है। सो दोस्तों, ये मेरे विश्लेषण है एस्ट्रोलॉजिकल, और ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा कि अगर मोदी नहीं तो और कौन, जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अभी तक साबित हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो सबके लिए बराबर सोच रही है, सबका विकास एंड सबकी ग्रोथ के बारे में सोच रही है। दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।